सभी साथियों को नमस्कार। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास होगी रीजनिंग की, है ना। तो दोस्तों रीजनिंग के ऊपर जो अपना टॉपिक होगा ना वो होगा वर्णमाला, यानी कि अल्फाबेट। वर्णमाला जो है ना, वर्णमाला अगर आपको वर्णमाला का सामान्य नॉलेज है ना तो वर्णमाला के साथ में आपका कोडिंग डिकोडिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब वर्णमाला के ऊपर दो टॉपिक अपने साथ में होंगे, एक तो वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट का नॉलेज होगा और साथ में कोडिंग और डिकोडिंग। तो सबसे पहले अपने को क्या होना चाहिए, थोड़ा वर्णमाला का नॉलेज होना चाहिए, है कि नहीं। तो देखो सभी, सबसे पहले ये बताओ अल्फाबेट कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं ना, और जिनको आप लोग क्या बोलते हो, वर्णमाला। वर्णमाला या फिर अल्फाबेट। तो सबसे पहले कुल अक्षर या फिर टोटल अल्फाबेट है ना वो कितने होते हैं? 26। सभी को पता है कि नहीं। फिर देखो यहाँ सबसे पहले अपने को क्या नॉलेज होना चाहिए, वर्णमाला जो अल्फाबेट है ना इनका क्रम याद होना चाहिए। सबसे पहले अल्फाबेट अपनी ए बी और दोस्तों एक्स वाई और जेड, है कि नहीं। तो सबसे पहले इनका लेफ्ट और राइट यानी कि बायां और दायां। तो ये पक्ष है ना अपना, ये पक्ष कौन सा होता है? बायां पक्ष, जिनको आप लोग क्या बोलोगे? लेफ्ट साइड, है कि नहीं। ये पक्ष कौन सा होता है? दायां पक्ष, दायां यानी कि जिनको आप लोग क्या बोलते हो? राइट साइड। तो दोस्तों जैसे ही आप लोग अपनी नोटबुक पे काम कर रहे हो ना, मैं बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, तो देखो ये क्रम होता है। मैं अगर बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक पे काम कर रहे हो, तो जो मेरा दायां होगा ना वो मेरा दायां होगा, और जो मेरा बायां है वो मेरा बायां होगा, है कि नहीं। तो मेरा दायां कौन सा है? राइट साइड, ये है ना, तो ये दायां पक्ष हो गया। ये मेरा बायां, ये मेरा कौन सा? लेफ्ट है, तो ये मेरा कौन सा हो गया? लेफ्ट। तो सबसे पहले अल्फाबेट कितने हैं? 26। तो सबसे पहले ए बी एक्स वाई जेड। तो ये पक्ष कौन सा हो गया अपना? बायां पक्ष, और ये कौन सा हो गया? दायां पक्ष। सेकंड, अंग्रेजी वर्णमाला है ना, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत कर्मों का योग, विपरीत कर्मों का योग कितना होता है? 27। जो ये ना अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत कर्मों का योग कितना होता है? 27। ये एग्जाम में काम आएगा अपने। मतलब यहाँ से क्या बनेगा? कोडिंग डिकोडिंग की एक टाइप बनती है। कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर क्या बनेगी? एक टाइप बनेगी। अब सर ये अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत कर्मों का योग सम 27 कैसे हैं, तो थोड़ा सा वो चर्चा करें, है कि नहीं। तो देखो सबसे पहले कुछ बातें हैं जो अपने को डायरेक्ट ही एक रट्टे मारने हैं। लॉजिक है, सिर्फ याद करने का, ये नहीं कि कोई फिक्स फॉर्मूला है, ये लॉजिक है रीजनिंग का। जैसे ए का विपरीत कौन सा होता है? जेड। मतलब बाएं पक्ष से पहले नंबर पे कौन सा आता है? ए। तो दाएं पक्ष से पहले नंबर पे कौन सा आता है? ए। सर 27 कैसे हुआ? तो ए कितने पे आता है? 1 पे। और जेड कितने पे आता है? 26 पे। 1 और 26 कितना हो गया? 27 हो गया। तो वर्णमाला के विपरीत कर्मों का योग कितना होता है? 27। ए, फिर बाद में बी वाई, सी का कितना हो जाएगा? एक्स, डी का डब्लू, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, फिर जे के एल एम और एम तक। अब देखो दोस्तों यहाँ क्या करना है, सबसे पहले ए का विपरीत क्या होगा? जेड। तो दोस्तों मैं क्या बोल सकता हूँ आज, सिर्फ याद करने के लिए, है कि नहीं। बी वाई शॉर्ट में, जैसे मैं कोई भी ट्रिक बनाऊँ, बाय शॉर्ट में लिख तो आप लोग व्हाट्सएप पे भी करते हो, बी वाई बाय हो गया, है कि नहीं, याद हो जाएगा। सी एक्स शॉर्ट में क्या बन सकता है? कक्ष बन सकता है, कक्ष, जो भी आप लोगों को सेट करें। अब आपके दिमाग में जैसे कक्ष है, कक्ष में क्या है कि सी एक्स, कक्ष कक्ष है ना, सी एक्स कक्ष हो गया। डी डब्ल्यू को क्या सेट करें? जो भी लॉजिक हो। तो डी डब्ल्यू का आसान क्या होता है? एक जैसे दूध वाला, क्या क्या सेट करूँ मैं? दूध वाला, है ना। आपको क्या करना है एक बार नोट करके, आज बाय कक्ष दूध वाला। ए बी सी डी, ई का ईवी, ईवी, और ए बी सी डी ई एफ, एफ का क्या होगा? एफ का यू, यहां मैं कर सकता हूं फ्यू। ईवी का क्या कर सकता हूं मैं? इवनिंग, क्या कर सकता हूं मैं? इवनिंग। जी, जी का क्या होगा? टी। शॉर्ट में क्या हो गया? ग्रांड ट्रक कर दो ना, जैसे अपने जी के में पढ़ते हो कि ग्रांड ट्रक रोड होती है, शेरशाह सूरी है ना, तो वही बात है, ग्रांड ट्रक कितना हो गया? ग्रांड ट्रक हो गया। एच एस,
क्या करूँ? हॉर्स। लेकिन हॉर्स को मैं थोड़ी अलग ध्वनि आ रही ना, साउंड अलग आ रहा ना, तो हॉर्स का मैं क्या कर सकता हूँ? जैसे अपने घर में या तो कोई किसी का नाम होशियार सिंह होगा, कर सकता हूँ मैं शॉर्ट में, या फिर एक हनी सिंह होगा, ये भी ठीक है। लेकिन एक सेट ठीक तरीके से अगर सेट करें तो हाई स्कूल सेट कर सकता हूँ मैं। हाई स्कूल क्या सेट करूँ मैं? हाई स्कूल। थोड़ा ठीक सेट हो जाएगा, मतलब ध्वनि वही आनी चाहिए। हाई स्कूल की है कि नहीं, ध्वनि आ गई ना, हाई स्कूल, एच और एस। आई का क्या होगा? बिल्कुल सटीक। क्या सेट करें? आई का आर करो, लेकिन आई आर के साथ में सबसे सटीक है ना इंडियन रेलवे, ठीक होगा। बाकी ये नहीं कि सर मैं बता रहा हूँ कोई फिक्स होता है, आप लोग अपने आधार, मतलब इनको याद करना है। रीजनिंग का मतलब क्या है? रीजनिंग का मतलब ये लॉजिकल होता है। रीजनिंग थोड़ा याद करना है, जैसे ये याद आ जाए। साउंड है वो भी यूनिक आना चाहिए। देखो दूध वाला साउंड आ गया, DW का दूध वाला। इवनिंग, EV का आ रहा है। FU फ्यू, सिर्फ 2 ही साउंड आ रहा है, FU फ्यू। GT ये तो वैसे सटीक है, ग्रांड ट्रक हो गया। HS हाई स्कूल कर दो, होशियार सिंह कर दो, हनी सिंह कर दो। लेकिन सबसे थोड़ा सा सटीक लगे तो कौन सा? हाई स्कूल, ठीक है। क्यों बार बार सुनते हैं हनी सिंह से, क्या मतलब अपने को? आप लोगों ने हाई स्कूल पास किया है तो हाई स्कूल है कि नहीं। IR का सबसे सटीक क्या है? भारतीय है तो क्या बोलोगे? इंडियन रेलवे, है कि नहीं? IR इंडियन रेलवे। जे का क्या होता है? क्यों। ये थोड़ा बाद में सेट करेंगे एक बार। के का कितना होगा? P। तो KP का कितना, क्या करूं मैं? KP काला पानी, समझो ना, अंडमान निकोबार काला पानी की सजा, बचपन से सुनते आ रहे हो, है कि नहीं? तो काला पानी की सजा, तो यहाँ मैं क्या कर दूं? काला पानी। बस याद करने का एक लॉजिक होता है। एल के साथ क्या होगा? O होगा। एल के साथ क्या होगा? O। लेकिन 2 शब्द है ना ये, मैं आप लोगों को पहले एक बार लेफ्ट कर रहा हूँ बीच में, कारण क्या है मैं सिखाऊंगा बाद में। एक तो EV और एक LO। M का क्या करें? MN। तो यहां से मन कर दिया, फिर मालवीय नगर रोड भी ठीक होगा। हाँ, मालवीय नगर रोड ठीक होगा। जैसे मालवीय नगर में बस जा रही है, मालवीय नगर में क्या जा रही है? बस जा रही है। कितने नंबर की? 13 और 14 नंबर, यानी कि 13 और 14 नंबर। तो इनका क्रम भी याद हो जाएगा। अब देखो 2 मैंने यहाँ लेफ्ट कर दिए। JQ का आप लोग अगर सेट करो तो क्या कर सकते हो? जयपुर कवीन, जयपुर की रानी, है ना। या फिर अपने शहर में कोई जैसे स्टार्ट होगा कोई शहर तो वो कर सकते हो यहाँ। जैसे राजस्थान है तो राजस्थान की जो कैपिटल है राजधानी क्या है? वो जयपुर है। आपके शहर में कोई जबलपुर है तो जबलपुर की कवीन कर दो, क्या दिक्कत है कि नहीं? ये नहीं कि जयपुर कवीन ही करना जरूरी है, जबलपुर कर दो आप लोग, जो भी सेट करें। हाँ, जो भी है, जो मैं ये बता रहा हूँ कि एक सिर्फ लॉजिक है रीजनिंग में, याद करने का एक तरीका होना चाहिए थोड़ा सा। अब देखो 2 चीज मैंने लेफ्ट कर दिया, एक तो EV और एक LO। एक शब्द आप लोग बचपन से सुनते हो, आपके साथ में मेरा प्रेम है कि नहीं? प्रेम है, तो प्रेम को क्या बोलोगे आप लोग? लव। ये देखो लव के अंदर 2 जोड़े बन गए। विपरीत कर्मों का योग कितना होता है? 27। L का विपरीत क्या होता है? O। या फिर मैं, अगर आप लोग चाहो सर को सेट करो तो मैं, देखो आसानी है कि लाइट ऑफ कर दूं मैं। क्या कर दूं? लाइट ऑफ, है कि नहीं? अब सर ये बचा, ये तो मैंने यूनियन बता दिया, लेकिन 2 चीजें आप लोग याद कर सकते हो। कौन सा शब्द है जिसमें 2 जोड़े हैं विपरीत क्रम में? लव। L का विपरीत क्या होगा? O। V का विपरीत क्या होगा? E। E का विपरीत क्या होगा? V। और L का विपरीत क्या होगा? O। और O का विपरीत L। एक बार साथ में एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। आज, बाय, कक्ष, दूध वाला, ये लव आ गया। EV आती लव, तो 2 जोड़े याद हो जाएंगे। लव। FU ग्रांड ट्रक, हाई स्कूल, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, काला पानी की सजा होती है तो KP काला पानी हो गया। LO वही लाइट ऑफ हो गया, क्या हो गया? लाइट ऑफ या फिर लव, है कि नहीं? फिर MN मालवीय नगर। तो ये अपना क्या था? विपरीत कर्मों का योग कितना होता है? 27। सर 27 कैसे? जैसे एक बार बताऊं, A कितने पे आता है? 1 पे। Z कितने पे आता है? 26 पे। टोटल कितना हो गया? 27। B कितने पे आता है? 2 पे। Y कितने पे आता है? 25 पे। तो कितना हो गया इनका? 27। तो ये जो इनका क्रम है ना, वो थोड़ा बाद में याद करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया कि विपरीत कर्मों का योग कितना होता है? 27। तो डायरेक्ट डिकोडिंग के अंदर पूछा जाता है, राम को अगर ये लिखा गया तो सीता को क्या लिखा जाएगा? तो वहां सिर्फ पहचान होनी चाहिए। तो A का विपरीत क्या होगा? Z। और Z का विपरीत क्या होगा? A। B का विपरीत क्या होगा? Y। और Y का विपरीत क्या होगा? B। कहीं भी आ जाए दूध वाला तो याद होना चाहिए D का क्या होगा? W। तो DW यानी कि दूध वाला। KP याद होना चाहिए। KP का सर ने क्या बताया? KP काला पानी। लव के अंदर L का O, V का E। तो इसी प्रकार की थोड़ा सा अगर आप लोग रिपीट करोगे ना इनको, एक बार फिर रिपीट करोगे, आज, बाय, कक्ष, दूध वाला, लव, फ्यू, ग्रांड ट्रक, होशियार सिंह, हनी सिंह, हाई स्कूल जो भी है, इंडियन रेलवे, भारतीय रेलवे, है कि नहीं,
जयपुर क्वीन हो गया, जबलपुर क्वीन हो गया, जो भी है, केपी काला पानी की सजा, एक जेल होता है अंडमान निकोबार में, उस हिसाब से लव, ये लव के अंदर आ गया। MN मालवीय नगर। तो ये क्या होता है, इनका एक क्रम होता है, विपरीत क्रमों का योग। डायरेक्ट याद होना चाहिए कि के को क्या बोला गया, P। मतलब जैसे बाएं तरफ से के 11 नंबर पे है, तो जेड की तरफ से मतलब दाएं तरफ से, राइट साइड से 11 नंबर पे क्या आएगा, P। तो एक तो ये था अपना लॉजिक। मतलब अगर ये लॉजिक है तो यहां से अपनी एक टाइप कंप्लीट है कि इनकी कोडिंग और डिकोडिंग है। अब देखो दोस्तों, इनके साथ में क्या होना चाहिए, इनके थोड़ा क्रम याद होना चाहिए। क्रम मैं बता रहा हूं कि क्रम बहुत जरूरी है। कोडिंग डिकोडिंग की टाइप हो गया, जो जितनी भी टाइप है ना कोडिंग डिकोडिंग की, वो सिर्फ क्रम के ऊपर है। आप लोग जैसे कोडिंग डिकोडिंग लाइन करके करोगे, +2 पे आ गया, +3 पे आ गया, +4 पे आ गया, वो थोड़ा सा एग्जाम में आप लोग गलती कर बैठोगे। मतलब अगर 1 नंबर गलत हो गया तो बहुत कीमती होता है 1 नंबर। करने का तरीका, रीजनिंग का क्या होता है, करने का तरीका आना चाहिए, बाकी आप लोगों की प्रैक्टिस है। तो देखो यहाँ इनका थोड़ा क्रम भी याद होना चाहिए, तो थोड़ा क्रम याद करें। सबसे पहले टोटल कितने होते हैं, A to Z है ना, A to Z टोटल कितने हो गए, 26। 26 में से कुछ कम हो वो ठीक अपने पास में, लेकिन डायरेक्ट ही याद होना चाहिए। तो कुछ शब्द है उनका डायरेक्ट अपने को याद करना है। A कितने पे आता है, 1 नंबर पे। B कितने पे आता है, 2 नंबर पे। C कितने पे आता है, 3 नंबर पे। लेकिन ये तो क्रम है। मैं पूछूं Q कितने पे आ गया, T कितने पे आ गया, S कितने पे आ गया, R कितने पे आएगा, तो उनका एक क्रम, एक लॉजिक है। फिर वो रीजनिंग का मतलब एक लॉजिक ही होता है, माइंडली गेम है, आपके दिमाग के साथ में ही खेला जाएगा सिर्फ। तो देखो यहाँ सबसे पहले अपने को सीखना है, एक शब्द होता है, जैसे सबसे पहले टोटल कितने हैं, 26। 26 में से A, B, C, D और E, इनको कोई याद नहीं करना, सबको याद है कि 1 से लेके कितने हो गए, 5 हो गए। A कितने नंबर पे आता है, 1। B कितने पे आता है, 2। C कितने पे आता है, 3। D कितने पे आता है, 4। E कितने पे आता है, 5। तो 26 में 5 अक्षर जो कम हो गए अपने, A, B, C, D और E। सभी को पता है कि फर्स्ट के वो कितने अल्फाबेट कर दिए मैंने, 5। E कितने नंबर पे है, 5 पे। D कितने पे है, 4 पे। C कितने पे है, 3 पे। B कितने पे है, 2 पे। A कितने पे है, 1 पे। अब सबसे पहले एक शब्द होता है, जैसे आप लोग चाहो तो ये नोट कर सकते हो, इजोटी। क्या हो गया ये, इजोटी, मतलब ये 5 की टेबल हो गई अपनी। E कितने पे आता है, 5 पे। J कितने पे आता है, 10 पे। O कितने पे आता है, 15 पे। T कितने पे आता है, 20 पे। और Y कितने पे आता है, 25 पे। ये 5 की टेबल हो गई। कौन सा शब्द है ये, इजोटी, EJOTY, इजोटी। E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y कितने पे, 25 पे। अब देखो यहाँ से एक शब्द है T। रोज IPL देखते हो, मैच भी चले हैं कि नहीं। अभी हाल ही में अपने को ये भी है कि T20 महिला वर्ल्ड कप, जो ये कॉमनवेल्थ गेम स्टार्ट है, उनमें भी शामिल कर दिया टीम को, है नहीं। अभी हाल ही में मैच भी हुआ था पाकिस्तान के साथ, इंडिया की अपनी टीम महिला वुमेन वो जीत भी गई है कि नहीं। तो देखो T4 क्या होता है, वैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, T4 20, T4 20 और 20 कितने पे आता है हमेशा, 20 पे। T4 क्या हो गया, 20 और 20 हमेशा कितने पे आता है, 20 में। तो ये कुछ लॉजिक है इनको याद करने के। तो कुछ अल्फाबेट है जो आप लोग डायरेक्ट याद कर सकते हो। जैसे अपने पास में आ गया आई, कितने नंबर पे आता है, 9 पे। तो एक लॉजिक है, आई नो। देखो आप लोग एक शब्द यूज करते हो इंग्लिश लैंग्वेज में कि मैं जानता हूँ, क्या लिखते हो आप लोग, आई नो। तो ये देखो ये आई नो हो गया, है कि नहीं। जैसे अपना जी कितने नंबर पे आता है, 7 पे। लेकिन जी के अंदर देखो 7 की ये मीनिंग आ रही है, देखो यहाँ G7 एक चैनल होता है कि नहीं। एच है, कितने नंबर पे आ रहा है, 8 नंबर पे। थोड़ा सा मैं कर सकता हूँ कि एच 8 नंबर पे है। एफ है, कितने नंबर पे आता है, 6 नंबर पे। तो एफ 6 नंबर पे है, तो एफ के अंदर देखो ये आ रहा है, एफ के अंदर ही आ रहा है 6। तो ये क्रम होता है, ये आप लोगों को याद करना है, रट्टे मारना है कि नहीं। अब देखो इनके बाद में अपनी जो क्लास है ना वो स्टार्ट होगी। सबसे पहले होते हैं अल्फाबेट में कितने अर्धांश होते हैं, अल्फाबेट में कितने अर्धांश होते हैं, 2। सबसे पहले ये याद करना है कि अल्फाबेट में कितने अर्धांश होते हैं। तो सबसे पहले अल्फाबेट की बात कर रहा था मैं। अब अल्फाबेट में अर्धांश कितने होते हैं, 2 अर्धांश होते हैं। अब पहला जो अर्धांश है ना, फर्स्ट अर्धांश, पहला अर्धांश होता है A to M।
पहला अर्धांश कौन सा हो गया, A to M, मतलब A B C D और कहाँ तक, M तक। तो पहला अर्धांश अपना एक बार फिर बता रहा हूँ A to M होता है, A से M तक होता है। लेकिन ध्यान रखना ये जो पक्ष है ना अपना, ये बाएं पक्ष ही होगा। कौन सा होगा, ये बाएं पक्ष। और ये जो पक्ष है ना, ये दाएं पक्ष ही होगा। कौन सा होगा, दायां पक्ष। तो पहला अर्धांश कौन सा है, A to M हो गया। सबसे पहले मैंने लिखा कि पहला अर्धांश बायां पक्ष और दायां पक्ष, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, A से M तक। फिर मैं बात करता हूँ, चर्चा करते हैं दूसरा अर्धांश, सेकंड अर्धांश, दूसरा अर्धांश। तो दूसरा अर्धांश कहाँ से स्टार्ट होगा, N to Z। जैसे N O P Q R S T U V W X Y और Z। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखना, अर्धांश है लेकिन जो बायां और दायां जिनको आप लोग बोलते हैं ना लेफ्ट और राइट, वो चेंज नहीं होगा। तो ये तो कौन सा पक्ष हो गया, बायां पक्ष है, और ये पक्ष कौन सा हो गया, दायां पक्ष। तो कितने अर्धांश हो गए अपने, दो। फर्स्ट अर्धांश से A से M तक, और सेकंड अर्धांश कहाँ है, N से Z तक, है कि नहीं। बायां दायां अपने हाथों में भी बायां दायां। B को क्या लिखते हो ऐसे, देखो ये दिख रहा है अपने को, थोड़ा सा बताऊं, ये देखो कौन सा अक्षर बन रहा है यहाँ, B है ना, तो ये बायां ही है मेरा, ध्यान रखना। देखो आगे ना बाएं तरफ D को ऐसे लिखते हो ना आप लोग, ये देखो D दायां। क्या होता है, एग्जाम शीट पे बैठते हो देखो ना, बायां घूमना दायां घूमना। आप लोग पता क्या करते हो, अपनी पूरी बॉडी को आप लोग झुका देते हो, झुकाना नहीं है। ये देखो दायां, लेफ्ट हो गया, नहीं लेफ्ट ये मेरा, नहीं सॉरी राइट है। ये देखो बायां, देखो बन गया ना, B बन गया, है कि नहीं। तो ये कौन सा हो गया, बायां, और ये कौन सा हो गया, दायां। ये देखो आगे दायां, जिनको आप लोग क्या बोलते हो, राइट। बायां, ये कौन सा हो गया, लेफ्ट। तो ये देखो B बन गया ना अपना, बायां, B फॉर बायां वैसे, है ना। और ये कौन सा हो गया, दायां। तो अपने हाथों में है, बताओ कौन सा है, B बायां और ये दायां, बस। अब देखो इनके बाद में अल्फाबेट है A to Z। फिर क्या सीखा आप लोगों ने, पहला अर्धांश A to M, सेकंड अर्धांश A to N। तीन बातें सीखी आप लोगों ने। लेकिन क्या बता रहे हो, अच्छा ये चलो सो गया ना, अब बिल्कुल से आप बात, A to M और ये N to Z। हाँ सेकंड अर्धांश A to M होगा फर्स्ट है, और सेकंड होगा N to Z, और टोटल अल्फाबेट होगी वो A to Z। लेकिन ध्यान रखना, ये जो बायां है ना, ये देखो बायां, ये बायां पक्ष होगा सभी का, और ये दायां पक्ष होगा। सबसे पहले अर्धांशों की बात ये होती है, दो अर्धांश होते हैं, पहला A to M है, सेकंड N to Z है। लेकिन टोटल जो अल्फाबेट है ना वो A to Z है। इनके बाद में क्या नॉलेज होना चाहिए, इनका जो विपरीत क्रम है ना वो याद होना चाहिए, कि मैंने पूरी अल्फाबेट को विपरीत कर दिया। फिर टाइप बनेगी कि पहला जो अर्धांश है ना, पहले अर्धांश को मैंने विपरीत कर दिया। फिर अपनी टाइप बनेगी कि सेकंड अर्धांश को मैंने विपरीत कर दिया। अर्धांश को विपरीत किया, लेकिन इनका जो लेफ्ट और राइट है ना वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो देखो सामने अब, तो सबसे पहले वर्णमाला, क्या नोट किया मैंने, वर्णमाला। तो वर्णमाला में टोटल है 26 है, A to Z। तो ये कौन सा है, बायां, और ये पक्ष कौन सा है, दायां। फिर आपके टाइप, पहली टाइप होगी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर। तो पहली ये टाइप होती है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखवा तो सिर्फ चेंज क्या होगा, A की जगह Z होगा, और Z की जगह क्या होगा, A। लेकिन जो लेफ्ट और राइट है ना वो चेंज नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना आप लोग। तो क्या हो जाएगा, Z to A। लेकिन ये है ना, ये नहीं कि Z इस तरफ आ गया तो ये जो है ना दायां है, जिनको राइट, ये चेंज नहीं होगा। ये अपना कौन सा पक्ष होगा, बायां पक्ष होगा, और ये कौन सा होगा, दायां पक्ष।
सबसे पहले क्या सीखा आप लोगों ने कि पूरी वर्णमाला A to Z, ये बायां पक्ष है, ये दायां पक्ष है। फिर मैंने वो अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा है, तो Z क्या हो जाएगा A, Z से A। लेकिन ये नहीं कि Z के साथ में जो राइट साइड है ना, ये भी चेंज नहीं होगी कभी भी। ये दायां है तो ये दायां ही है, ये बायां है तो ये क्या होगा, बायां ही होगा। तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा, तो कहां से होगा, Z से A। सेकंड, पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, अब बात करता हूं मैं पहला अर्धांश। पहला अर्धांश, तो जो फर्स्ट अपना अर्धांश है वो A to M है कि नहीं। लेकिन जो ये पक्ष है ना, ये कौन सा होगा, बायां पक्ष होगा, और ये पक्ष कौन सा होगा, दायां पक्ष। अब अपनी टाइप क्या बनेगी, अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अर्धांश को यानी कि फर्स्ट अर्धांश को मैंने विपरीत क्रम में लिखा। तो फर्स्ट अर्धांश को अगर मैं विपरीत क्रम में लिखूं तो बायां पक्ष है वो बायां ही रहेगा और दायां पक्ष है वो दायां ही रहेगा। लेकिन जो अपनी अल्फाबेट है ना वो उल्टी हो जाएगी। उल्टी का मतलब A B C D E F G H I J K L और M, ये उल्टा हो जाएगा। सिर्फ पहले अर्धांश को मैंने क्या किया, विपरीत कर दिया, तो कहां से स्टार्ट हो गया M और कहां तक होगा ये A। लेकिन ये देखो आप लोग, ये बायां पक्ष है तो ये बायां ही है, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड है तो ये राइट साइड ही है। तो ये हो गया पहला अर्धांश को मैंने विपरीत क्रम में लिखा। तो कहां से स्टार्ट होगा विपरीत क्रम में लिखते ही, M, कहां तक होगा, A तक। लेकिन जो लेफ्ट है वो लेफ्ट है, वो राइट है वो राइट है। अगली टाइप क्या होगी कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे क्रम को अगर मैं विपरीत क्रम में लिखूं, तो सबसे पहले दूसरे अर्धांश को मैं अगर विपरीत क्रम में लिखूं तो सेकंड अर्धांश कहां से स्टार्ट होता है, N से Z। तो Z तो आएगा अपने बाएं पक्ष में और ये जो है ना N वो जाएगा दाएं पक्ष में। तो अब बात करता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, तो अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा अर्धांश है ना, तो क्या लिखता हूं, सेकंड अर्धांश। तो सेकंड अर्धांश स्टार्ट कहां से होता है, N M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो ये पक्ष अपना कौन सा हो गया, बायां पक्ष, और ये पक्ष कौन सा हो गया, दायां पक्ष। अब अपनी टाइप क्या बनेगी कि अंग्रेजी वर्णमाला के सिर्फ दूसरे अर्धांश को, दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, विपरीत क्रम में लिखने पर, तो बायां पक्ष है वो बायां ही रहेगा। दिमाग में सेट करो ये अपने माइंड में, दायां पक्ष है वो दायां ही रहेगा। सिर्फ जो अल्फाबेट है ना वो अपना स्थान चेंज करेंगे, अल्फाबेट है वो अपना स्थान चेंज करेंगे। बायां पक्ष बायां रहेगा, दायां पक्ष दायां रहेगा। कारण सिर्फ चेंज क्या होगा, जो अल्फाबेट है वो अपना स्थान चेंज करेंगे। तो अपना स्थान चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ Z Y X W V U T S R Q P O और N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये कंडीशन कौन सी होगी, अपने अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब अपनी टाइप क्या बनेगी कि दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में, देखो ये ध्यान रखना आप लोग, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में करने पर और अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में करने पर दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यानी कि अंतर है। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला को, पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखूं और दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखूं, ये एक टाइप बनते छोटे से। तो देखो ध्यान दो सभी, सबसे पहले अपनी अंग्रेजी वर्णमाला ये है A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। तो ये तो अपनी कौन सी हो गई, अल्फाबेट के टोटल कितने अक्षर हो गए अपने 26। ये अपना कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, जिनको आप लोग क्या बोलोगे, बायां पक्ष। और ये पक्ष कौन सा हो गया, दायां पक्ष।
बाएं पक्ष कौन सा हो गया? लेफ्ट साइड हो गया अपना, और ये दाएं पक्ष कौन सा हो गया? राइट साइड हो गया कि नहीं? देखो ये बी हो गया, ये डी हो गया, ये डी है देखो यहाँ, तो ये मेरा कौन सा हो गया? दायां हो गया। क्या हो गया? दायां। ये देखो यहाँ बी बन रहा है ना, बी, तो ये मेरा कौन सा हो गया? बायां पक्ष। तो सबसे पहले ये तो अपनी है अल्फाबेट टोटल अंग्रेजी वर्णमाला। तो सबसे पहले मैं एक टाइप, ये देखो कंफ्यूज करती है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर और दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर दोनों में अंतर हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर मैं विपरीत क्रम में लिखूं, तो अंग्रेजी वर्णमाला को अगर मैं विपरीत क्रम में लिखूं, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर, ध्यान दो सभी, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर तो सिर्फ ये चेंज होता है। लेकिन फिर बता रहा हूं आप लोगों को, जो बायां पक्ष है वो बायां ही रहेगा, दायां पक्ष है वो दायां ही रहेगा। ये नहीं कि जो जेड पहले कहाँ था? दाएं पक्ष में, तो अब ये जेड आ गया तो ये दाएं पक्ष हो गया। वो अपनी साइड है ना, वो साथ में लेके नहीं आएगा, सिर्फ अपना जो स्थान है ना वो चेंज किया है, तो ये तो अपना कौन सा होगा? बायां पक्ष ही होगा, और ये कौन सा होगा? दायां पक्ष। तो ये क्या सीखा आप लोगों ने? अंग्रेजी वर्णमाला को, मतलब पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर। अब कंफ्यूज क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर, देखो ये दोनों, ये ध्यान देना, आपके एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन, दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में। सबसे पहले क्या सीखा? पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर, फिर क्या सीखा? दूसरे अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने पर। अब क्या सिखा रहा हूं? दोनों अर्धांशों को एक साथ विपरीत क्रम में लिखने पर, दोनों अर्धांशों को एक साथ विपरीत क्रम में लिखने पर। तो पहला अर्धांश कौन सा होता है? ए से एम, तो ये तो क्या हो जाएगा? एम टू ए। दूसरा अर्धांश कौन सा होता है? एन से जेड, तो जेड कहाँ जाएगा? यहां, और जेड टू एन। पूरा अगर नोट करना चाहो तो क्या हो जाएगा? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। दूसरे अर्धांश को अगर मैं लिखूं तो एन ही आ गया, एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। तो दोस्तों ये ध्यान रखना आप लोग, पूरी अंग्रेजी को या फिर पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर और दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर बहुत बड़ा अंतर है यहाँ। तो सबसे पहले ये क्या लिखा मैंने? दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर, और अंग्रेजी वर्णमाला को ही विपरीत क्रम में लिखूं तो एक बार फिर बता रहा हूं, नोट कर लेना एक। ये देखो आपके सामने है, अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर तो ये क्रम होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर ये क्रम होगा। और अगर ये बोले कि पूरी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपके सामने ये क्रम होगा। ये माइंड में आप सेट करना, यहां से एक टाइप बन सकती है आपके एग्जाम में। लेकिन फिर वो ही बात एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं मैं क्लास में, ये पक्ष अपना बायां पक्ष ही होगा, जिनको आप लोग बोलते हो ना LHS, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि जिनको आप लोग बोलते हो लेफ्ट साइड। ये पक्ष अपना कौन सा होगा? दायां पक्ष ही होगा, जिनको आप लोग बचपन से क्या पढ़ते हो? RHS, राइट हैंड साइड। तो ये अपना बायां पक्ष होगा, ये अपना दायां पक्ष होगा। आप लोग अपनी नोटबुक में काम करते हो तो आप लोग जो काम करोगे अपना जो साइड है वो ही साइड होगा। मैं यहाँ बोर्ड पे काम कर रहा हूँ, ये मेरा दायां है तो मेरा दायां ही रहेगा, ये मेरा बायां है तो मेरा बायां ही रहेगा। आप लोग नोटबुक में काम करते हो तो आप नोटबुक में काम करो ना, तो ये आपका दायां होगा और ये आपका बायां होगा। तो दोस्तों ये था अपना कि अंग्रेजी वर्णमाला क्या होती है, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अर्धांश होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में
उनका क्रम क्या होता है? अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रमों का योग कितना होता है? 27 होता है। पहले अर्धांश क्या होता है? सेकंड अर्धांश क्या होता है? दोनों अर्धांशों को विपरीत क्रम में लिखने पर और पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को। सभी साथियों को नमस्कार। तो दोस्तों अब अपनी जो क्लास स्टार्ट होगी वो होगी मैथ। कल की जो क्लास थी, कल की क्लास में क्या स्टार्ट किया था आप लोगों को? प्रतिशत के जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, मतलब सिर्फ कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि प्रतिशत की कंडीशन जो कॉन्सेप्ट है ना वो क्या होता है। सबसे पहले क्या सिखाया था मैंने? सिर्फ जो प्रतिशत का भिन्न रूप क्या होता है, प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करोगे। फिर साथ में क्या सिखाया था मैंने कि वृद्धि क्या होती है, कमी क्या होती है, ठीक है। फिर कल की क्लास में क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को कि जो दो गुणा है ना, दो गुणा मतलब जो किसी संख्या को डबल करना या फिर दोहराना, जैसे घन की भुजा को 2 गुना कर दिया, दोहरा दिया गया। तो कल की क्लास में क्या सिखाया था मैंने कि दोहराना यानी कि क्या होता है? 100% की वृद्धि। तो दोस्तों कल की क्लास को एक बार फिर रिपीट करते हैं थोड़ा स्पीड से, है कि नहीं? देखो ध्यान दो। सबसे पहले मैंने क्या सिखाया था कि प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब सबसे पहले ये बात है सर ये भिन्न क्या होता है? भिन्न जिनको आप लोग क्या बोलोगे? फ्रैक्शन, यानी कि p/q के फॉर्म में हो, जिनको आप लोग बोलते हो ना बट्टे वाली संख्या क्या होती है। तो भिन्न क्या होता है? एक बट्टे वाली संख्या होती है, p/q के फॉर्म में हो, है कि नहीं? अब ये प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो कल की क्लास अगर याद आप लोगों को तो क्या सिखाया था मैंने? प्रतिशत के बराबर कितना होता है? 1/100, मतलब 100 में से पहला हिस्सा। अब आपको प्रतिशत जैसे मैंने क्या लिखा है कि 10%, मैं पूछूं कि भिन्न रूप कितना होता है, तो ये कितना हो गया? 10%। अगर हटेगा प्रतिशत नीचे किस रूप में आएगा? 100 के रूप में आएगा। 1 0 से 1 0 घटा, ये कितना हो गया? 1/10। तो कुछ प्रतिशत थे जो अपने को याद करने पड़ते हैं। अब कल भी मैंने ये समझा था कल की क्लास में कि इनको रटना नहीं है, मैं पूरा मैथ है ना इन्हीं के ऊपर लेके चलूंगा, इन्हीं के ऊपर मैं काम करना सिखाऊंगा, तो वो डायरेक्ट ही आप लोगों को याद होगा। तो कुछ प्रतिशत थे उनकी एक बार फिर चर्चा करते हैं, उन्हीं के ऊपर जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने इतना सिखाया था आप लोगों को 33 पॉइंट, जैसे या फिर आप लोग सबसे पहले जैसे ये अपना हो गया 9 सही 1/11% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/11, है कि नहीं? फिर है 11 सही 1/9% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/9। फिर मैंने आप लोगों को सिखाया कि 12.5%, या फिर क्या लिखाया था मैंने? 12.5%। दोनों का ही भिन्न रूप कितना होता है? 1/8। तो सबसे पहले 9 सही 1/11% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/11। 11 सही 1/9% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/9। ये दिमाग में सेट करना अपने को। 12.5% या फिर 12.5% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/8। अब इनके बाद में 14/2/7, ये है परसेंटेज। मैं आप लोगों से पूछूं कि भिन्न रूप कितना होता है? 1/7। फिर इनके बाद में 16.66%, या फिर इसी को मैं क्या कर सकता हूँ 16 या फिर 16 सही 2/3%। दोनों का ही p/q फॉर्म है, वो कितना होता है? 1/6 होता है कि नहीं? इनके बाद में फिर मैंने सिखाया था आप लोगों को डायरेक्टली कितने का, जैसे 33.33%, या फिर 33 सही 1/3%। तो इन दोनों का ही कितना होता है? 1/3। एक बार फिर साथ में रिवीजन करना, ये ही है प्रतिशत में, मतलब 9 सही 1/11% का कितना होता है? 1/11। 11 सही 1/9 का कितना होता है? 1/9%। 12.5% या फिर 12.5% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/8। बताओ 14 सही 2/7, 14/2/7 का परसेंटेज का भिन्न रूप कितना होगा? 1/7। 16.66% हो या फिर 16/2/3 परसेंटेज, इनका भिन्न रूप कितना हो जाएगा? 1/6। फिर अपने पास में है 33.33%, या फिर इन्हीं को क्या बोल दूंगा मैं? 33 सही 1/3% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/3। तो ये बातें आप लोगों को रटनी नहीं है। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को ये ही समझाया था कि इन्हीं बातों के ऊपर मैं ना चर्चा करूंगा बार बार, तो ये अपने आप ही याद होगा। इन्हीं के ऊपर मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा तो आप लोगों को याद होगा। हर एक चीज है ना इन्हीं के ऊपर क्लियर करूंगा मैं, हर एक चीज है इन्हीं के ऊपर ही क्लियर करूंगा, है ना। अब इनके बाद में दोस्तों एक ये होता है अपना 37
37.5% या फिर 37.2%। दोनों का ही बिंदु कितना होता है 3/8 होता है। एक अपने पास में होता है 66.66% या फिर 66.2/3%। तो बिंदु कितना होता है 2/3 होता है। कितना होता है 2/3। तो कुछ ये प्रतिशत थे जो आपको याद होने ही चाहिए, रटना है नहीं, इन्हीं के ऊपर काम करेंगे। अब आज की क्लास होगी टाइप टू टाइप होगी अपना ना, पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ेंगे। तो दोस्तों अपनी जो टाइप होगी ना, वो फर्स्ट टाइप अपनी प्रतिशत वृद्धि के ऊपर आधारित। पहली टाइप कौन सी होगी अपनी? प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो साथ में नोट कर सकते हो आप लोग भी। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, किसी संख्या में 15 जोड़ने पर किसी संख्या में 15 जोड़ने पर 33.33% की वृद्धि हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है? तो दोस्तों ये है आज की क्लास का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। टाइप अपनी क्या है? प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन अपना क्या है? किसी संख्या में 15 जोड़ने पर 33.33% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ वह संख्या कितनी है? देखो, तो यहां सबसे पहले अपने को देखो क्या क्लियर करना होता है। सबसे पहले देखो प्रतिशत में 3 ही कंडीशन होती है, एक वृद्धि की होगी, एक कमी की होगी, एक है अपनी न वृद्धि न कमी। सबसे पहले अपने को कैच करना होता है कि कंडीशन कौन सी है, इंक्रीज के ऊपर है, वृद्धि के ऊपर है। सबसे पहले ये अंडरलाइन करना है कि नहीं? तो देखो अब इन क्वेश्चनों को आप लोग चुटकियों में हल करोगे, कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ इनका क्या होना चाहिए, अपने को भिन्न याद होना चाहिए। देखो अब सबसे पहले अपने पास में 33.33 आ गया, तो 33.33% का बिंदु कितना होता है? 33.33% का बिंदु कितना होता है? 1/3। तो दोस्तों ये जो नीचे होती है ना, ये हमेशा मूल संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? मूल संख्या। तो मूल संख्या दोस्तों कितनी है? 3 है। ये क्या लिखा है यहाँ? वृद्धि। तो 3 का 33.33% कितना होता है? 1। 3 का 33.33% कितना होता है? 1। तो ये दोस्तों क्या होता है? रिजल्ट होता है। क्या होता है? रिजल्ट। अब मेरे पास में संख्या कितनी थी? 3 में कितने की वृद्धि हो गई? 1 की। तो वो नई संख्या कितनी होगी? मतलब जिनको आप लोग क्या बोलोगे? परिणामी संख्या, मतलब रिजल्ट। अगर मैं 3 में 1 की वृद्धि करूं तो वो परिणामी संख्या कितनी हो गई? 4। ध्यान देना सभी। तो मूल संख्या कितनी? 3 है। नई संख्या कितनी? 4 है। अब ये क्या लिखा है? 15 जोड़ने पर। तो बताओ मैंने कितना जोड़ दिया यहाँ? 3 से 4 हो गया, 1 जोड़ा ना मैंने। 1 का मान कितना दे रखा है? 15। संख्या मूल संख्या कितनी? 3 से कितना हो गया? 4। कितना जोड़ दिया मैंने? 1 का मान कितना दे रखा है? 15। तो वो मूल संख्या पूछिए, तो ये मूल संख्या कितनी है? 3 है ना। ये 3 भी कितने गुणा पे है? 15 गुणा पे है। तो 3 का 15 गुणा कितना हो जाएगा? 45। तो वो मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 45। तो 3 भी कितने गुणा पे है? 15 गुणा पे। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 45। तो ये अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन कि किसी संख्या में 15 जोड़ने पर 33.33% की वृद्धि होती है, तो वह संख्या कितनी होगी, या फिर वह संख्या कितनी है? मूल संख्या कितनी है? तो ध्यान रखना कितना? 33.33% का बिंदु कितना होता है? 1/3। ये देखो अब सबसे पहले क्या लिखा मैंने? 33.33% की वृद्धि। बिंदु कितना होगा? 1/3। डायरेक्ट ही हल करो ना। 3 के ऊपर कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की। सभी को पता है अगर 3 के ऊपर 1 की वृद्धि होगी तो कितना होगा?
3 से 4, 3 से 4, तो कितना जोड़ दिया मैंने यहाँ? 1। 1 का मान कितना दे रखा है? 15। 1 का मान 15 है तो कितने गुणा पे आ गया? 15 पे। 1 यूनिट है ना, वो 15 के बराबर है। कितनी यूनिट का मान चाहिए अपने को? 3 का, तो 3 गुणा 15 कितना हो गया? 45। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 45। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 45। अब दोस्तों इसी में ये पूछे कि वो नई संख्या क्या है, रिजल्ट क्या है, तो ये 4 का 15 कितना हो गया? 4 का 15 60 हो जाएगा। अगर ये पूछे तो कितना? 4 गुणा 15, ये देखो 60। अब आप लोग अंदाजा करो, पहले संख्या कितनी थी? 15, अब संख्या कितनी है? 60, तो कितना जोड़ दिया मैंने? 15 जोड़ दिया। सेकंड क्वेश्चन नोट करो। किसी संख्या में 12 घटाने पर, किसी संख्या में 12 घटाने पर किसी संख्या में 12 घटाने पर 16.66, 12 घटाने पर संख्या में 16.66% की कमी हो जाती है। किसी संख्या में 12 घटाने पर संख्या में 16.66% की कमी हो जाती है। किसी संख्या में 12 घटाने पर 16.66% की कमी हो जाती है, तो वह संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले 16.66% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/6। अब ये क्या है? देखो कमी। अब मूल संख्या कितनी है? 6 है। 6 के ऊपर 1 की कमी हो रही है, कितना आया? 5 आया। 6 से 5 हो गया तो कितना घटा दिया मैंने? 1। 1 का मान कितना दे रखा है? 12। अगर 1 यूनिट है ना, वो 12 के बराबर है, तो 6 यूनिट कितने के बराबर होगी? 12 6 कितना हो गया? 72 हो गया ना। मल्टीप्लाई करना है। 1 का मान अगर कितना है? 12 है ना। 1 का मान अगर 12 है तो ये 6 का मान पूछा, तो ये 6 भी कितने गुणा पे है? 12 गुणा पे। तो 12 6 की कितना हो गया? 72। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? 72। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, किसी संख्या में 84 जोड़ने पर 84, किसी संख्या में 84 जोड़ने पर संख्या अपने आप की 107% हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है? ये अपनी क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी संख्या में 84 जोड़ने पर संख्या अपने आप की 107% हो जाती है, तो वह संख्या कितनी है? देखो फिर यहाँ सभी, किसी संख्या में 84 जोड़ने पर देखो सबसे पहले 107% हो जाती है। दोस्तों कल की क्लास देखना आप लोग, कल मैंने 3 कंडीशन बताई थी, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ। सबसे पहले अगर मैं ये नोट करूँ कि 10% वर्दी, तो भिन्न रूप कितना होता है? 1/10। तो 10 के ऊपर 1 की वृद्धि हो रही है, तो 10 से कितना होगा? 11। फिर मैं सेकंड कंडीशन कल की क्लास की है, 20% की कमी। 20% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/5। 5 के ऊपर 1 की कमी हो रही है, तो 5 से कितना हो गया? 4। ये जो कंडीशन कौन सी है दोस्तों? यहाँ देखो क्या लगा हुआ है। तो कंडीशन कौन सी हो गई? न वृद्धि और न कमी। तो कल की क्लास में मैंने थर्ड टाइप कौन सी बताई थी? थर्ड कॉन्सेप्ट कौन सा बताया था? अगर मैं यहाँ लिखूँ कि 10% है, दोस्तों क्या लिखा मैंने? 10% है, तो ये कंडीशन है ना दोस्तों, ये कंडीशन कौन सी है? न तो वृद्धि की है और न कमी की है। तो दोस्तों ये 10% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/10। तो दोस्तों ये 10 से न तो 11 होगा, न 10 से 9 होगा, तो दोस्तों ये कितना होगा? 10 के ऊपर सिर्फ कितना है?
1 है। इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा प्रतिशत है। तो यहां मैं एक बार क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, एक बार फिर ये तीनों कंडीशन ही रिपीट करता हूं मैं। देखो, सबसे पहले कंडीशन है 25% अधिक या 25% वर्दी। बिंदु कितना होगा? 25% का बिंदु कितना होगा? 1/4 है कि नहीं? 4 के ऊपर 1 की वर्दी हो रही है। अगर 4 के ऊपर 1 की वर्दी हो गई तो कितना हो गया? 4 से 5। पहला कॉन्सेप्ट प्रतिशत का। सेकंड, मैं ये नोट करूं कि 30% की कमी, तो बिंदु कितना होता है? 3/10। 10 के ऊपर 3 की कमी हो रही है तो 10 से कितना हो गया? 7 हो गया। तीसरी कंडीशन मैंने ये सिखाई थी, न वर्दी और न कमी। मतलब क्या हो गया? एक फ्लैट हो गया, समतल हो गया, न तो वर्दी हो रही है न कमी हो रही है। जैसे ए की आय बी की आय का 10% है। तो देखो दोस्तों, आप लोगों को क्या सीखना है? यहां क्या लगा है? 10% है। 10% के आगे न तो वर्दी है, 10% के आगे न कमी है। तो दोस्तों यहां कितना हो जाएगा? 1/10। तो दोस्तों 10 से अगर मैं 11 करता हूं, ये अपना गलत हो गया। ये कब होता है? 10 से 11 वर्दी के साथ में। 10 के ऊपर 1 की कमी है, 10 से 9। ये कब होता? कमी की कंडीशन में। लेकिन ये कंडीशन कौन सी है? न वर्दी और न कमी। तो न वर्दी न कमी पे क्या होगा दोस्तों? 10 के ऊपर कितना होगा? सिर्फ 1 होगा। 10 के ऊपर कितना होगा? 1। तो दोस्तों अब अपना सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले अपने पास में कितना था? 107%। आगे वर्दी नहीं है, कमी ये भी नहीं है, तो फिर क्या है अपने पास में? 107% हो जाती है, मतलब न वर्दी और न कमी। तो सबसे पहले 107% का बिंदु कितना होता है? 107 और प्रतिशत हटा तो कितना आएगा? 100। अब देखो दोस्तों, यहाँ कितने की वर्दी हो रही है? 100 से 7 कितने की वर्दी हो रही है? 7। तो 7 का मान कितना दे रखा है? 84। 7 का मान कितना दे रखा है? 84। कितने गुणा पे है? 12 गुणा पे। मूल संख्या पूछिए, मूल संख्या कहाँ होती है? नीचे होती है। तो ये 100 का 12 गुणा कितना हो गया? 100 का 12 गुणा 1200। तो वह संख्या कितनी हो गई? 1200। एक क्वेश्चन और नोट करते हैं इसी कंडीशन के ऊपर। किसी संख्या में 8 जोड़ने पर, किसी संख्या में 8 जोड़ने पर संख्या अपने आपकी 14/2/7% हो जाती है। तो मूल संख्या कितनी होगी? तो सबसे पहले यहाँ अपने को क्या सीखना है? 14/2/7 का p/q फॉर्म क्या होगा? तो दोस्तों ये हो गया अपना 14/2/7, ये परसेंटेज है। p/q फॉर्म मैंने नोट करवाया था, ये कितना होता है? 1/7। तो यहाँ दोस्तों ये कितना हो गया? 7 के ऊपर कितना हो गया? 1। 7 के ऊपर कितना हो गया? 1। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या लिखा है मैंने? जोड़ने पर। तो यहाँ अगर मैं जोड़ूं तो दोस्तों यहाँ कितना होगा? जैसे 100 से ऊपर होगा ना, तो यहाँ मैं कितना कर सकता हूँ? जैसे 100, आप लोग तो ये 14/2/7 को कितना कर दो? 114/2/7% हो जाती है। कितना? 8 जोड़ने पर। जैसे ही मैं जोड़ता हूँ तो 100% से थोड़ा ऊपर जाएगा, है कि नहीं? तो ये कितना हो गया? 1/14/2/7% हो जाती है। तो सबसे पहले यहाँ अपने को ये बिंदु कितना होता है? तो ये कल की क्लास में मैंने सिखाया था, कितना होगा? 114/2/7%। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा? 100%। बिंदु कितना हो गया?
1/7 हो गया, या फिर कितना हो गया ऊपर 14/2/7% हो गया। ये कितना होता है 1, और 14/2/7 का कितना होता है 1/7, तो ये कितना हो गया 7 एकम 7 रह के 8, तो कितना हो गया 8/7। तो ये जो भिन्न रूप है P/Q फॉर्म है, ये कितना हो गया 8/7। 8 जोड़ने पर तो कितना जोड़ दिया मैंने यहाँ, एक यूनिट कितने के बराबर दे रखी है 8, 1 यूनिट 8 के बराबर, तो कितने यूनिट का मान चाहिए मेरे को 7 का, तो 7 का 8 गुणा कितना हो जाएगा 56, तो वह संख्या कितनी हो जाएगी 56, 56। चलो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही, जय हिंद।